अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज एक और सक्सेस स्टोरी है इस वीडियो में शामिल है कि जो एक लंबे इंतज़ार के बाद हाथ आई है। हाथ आने से मुराद ये है कि फ़ाइल सबमिट हुई है 14 मार्च वाले दिन। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 4 महीने चलें पूरे ना भी करें फिर भी 115 दिन तकरीबन के बाद वीज़ा रिसीव हुआ है। चलें इंतज़ार जितना भी रहा हो, अच्छी बात ये है कि वीज़ा रिसीव हो गया। ये यहाँ पर आप वीज़ा भी देख सकते हैं। वीज़ा पेस्ट हुआ जी 5 अगस्त वाले दिन उन्होंने कल जाके रिसीव किया। फ़ाइल सबमिट की थी न्यू दिल्ली में और उनका ताल्लुक़ है नेपाल से। ये भी ग्रुप मेंबर हैं, काफ़ी अरसे से कॉन्टैक्ट में थे। तो जो इस प्रोसेस से अहम चीज़ें सीखने को मिली हैं, मेरा ख़्याल है 2 अहम पॉइंट हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन पहले इनकी बात करते हैं कि टाइम जितना भी लग रहा हो आपने पेशेंस रखनी है, इंतज़ार करना है। जो भी आउटकम होगी वो एम्बेसी ख़ुद आपसे रब्ता करेगी, जो भी सूरत हाल होगी या जो भी सिचुएशन होगी। अब इन्होंने इंतज़ार किया, चलें 4 महीने पूरे नहीं किया, 115 दिन ऑलमोस्ट इंतज़ार किया और उसके बाद जाके वीज़ा रिसीव किया। अहम बात यह है कि चलें वीज़ा लग गया। जो भी पिछले सर्कमस्टांसेस या इंतज़ार रहे थे वो बंदा भूल जाता है। हाँ, अगर फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट हम कहें कि जी वीज़ा नहीं लगता, फिर बंदे को सारी चीज़ें याद आती हैं कि ये होता तो ये ना हो जाता, ये होता तो वो ना हो जाता। बहरहाल लक पे डिपेंड करता है। वीज़ा लग गया, अहम पॉइंट ये है। और जो दूसरे अहम पॉइंट है जो मैं आपको आगे जाके बताने लगा हूँ, वो आपने भी ज़हन नशीन रखने हैं। अगर आपने कोई भी वीज़ा, किसी किस्म का वीज़ा भी अप्लाई कर रखा हो, तो ये बातें आपने ज़हन में लाजमी रखनी है। पहली बात ये है कि पेशेंस रखनी है। आप किसी भी एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो उन्होंने लिखा होता है कि जी हमारा नॉर्मल टाइम बिलफ़र्ज़ 6 वीक है, 6 टू 8 वीक है। लेकिन सम केसेस में हम इससे ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं। सम केसेस में, उन सम केसेस में आपका केस भी शामिल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। जब उन्होंने ये बोल दी हुई है चीज़, तो फिर आपने पेशेंस रखनी है। अभी इनके ज़हन में भी यही बात थी कि मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, एम्बेसी से बात करता हूँ या अपने एम्प्लॉयर से करवाता हूँ। मैंने कहा ये काम जो है वो ठीक नहीं है, आप इंतज़ार करो, वो ख़ुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। एम्बेसीज़ जो होती हैं वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंडर आती हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के बाद ताकतवर तरीन वज़ीर भी होता है और इदारा भी होता है। एम्बेसीज़ उनके अंडर आती है और इनको इन्फ्लुएंस करना ज़रा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरा ख़्याल है इनको उनका काम करने दिया जाए अपने तरीक़ेकार के मुताबिक। अभी कोई बंदा अगर वीज़ा प्रोसेस उसका डिले हो रहा है, तो वो रोज़ उनको मेल करे, रोज़ उनको टेलीफ़ोन करे, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये तो अंधे को भी नज़र आ रही है सिचुएशन कि इसका बुरा इम्पैक्ट ही पड़ेगा। आपने पेशेंस रखनी है। इस केस में भी अब 4 महीने, अगर नॉर्मल हम यही कहते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में आउटकम आ जाना चाहिए। आउटकम आएगा, लेकिन सम केसेस में टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। अभी क्या सर्कमस्टांसेस है एम्बेसी के, वो हमें कुछ पता नहीं है, तो हम उस पे कमेंट करने की कोशिश भी नहीं करते। वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन अगर आपने कोई भी वीज़ा प्रोसेस अप्लाई किया हुआ, तो आपने इंतज़ार करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो भी सिचुएशन होगी, अगर उनको कोई चीज़ चाहिए रहेगी, तो वो ख़ुद आपसे रब्ता करेंगे। जैसा कि इस केस में हमें नज़र आ रहा है, अब इनकी इंश्योरेंस जो थी वो तकरीबन 3 महीने प्लस ही थी, लेकिन वो एक्सपायर हो गई, या जो इफ़ेक्टिव डेट थी वो गुज़र गई। क्योंकि उस टाइम जब फ़ाइल बनाई थी मार्च में, तो मेरा ख़्याल है 40 या 45 दिन का गैप मैंने रखा था। अभी वो 40-45 दिन का गैप तो गुज़र गया, इफ़ेक्टिव डेट गुज़र गई। तो इनको कॉल रिसीव हुई है कि आप दोबारा न्यू इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करें या रीन्यू करवा दें। तो इन्होंने रीन्यू करवा के दी है, तो वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। सम केसेस में वो होटल बुकिंग को भी रीन्यू करने के लिए बोलते हैं, सम केसेस में इंश्योरेंस के लिए भी बोलते हैं। अगर आपने फ़ाइल सबमिट करवाई है, तो आपने इस हवाले से अलर्ट रहना कि एम्बेसी से कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉल आपको रिसीव हो सकती है कि आप फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेकर आएँ, वो फ़लाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँ, वो कम है। अभी कल यूएई में एक भाई को कॉल रिसीव हुई है एम्बेसी की जानिब से कि जी आप कन्फर्म टिकट हमें प्रोवाइड करें कल लाजमी तौर पर। अभी क्या सिचुएशन है वो आज प्रोवाइड करेंगे कन्फर्म टिकट, तो वो नेक्स्ट क्या सिचुएशन होगी वो भी बताएंगे। तो बहरहाल आपने एक्टिव रहना है। ये नहीं है कि अभी आपने जो नंबर दिया हुआ है वो किसी और के पास चल रहा है, आप कहीं हैं, कॉल आ रही है तो रिसीव नहीं कर रहे। इसके बहुत बुरे इम्पेक्ट मैंने पढ़ते देखे हैं। फ़ाइल कह रहा हूँ, वीज़ा भी रिफ्यूज़ होते देखे हैं। तो आपने ये अलर्ट रहना है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, अगर एम्बेसी आपको कॉल करे, तो आप कम अज़ कम कॉल रिसीव कर सकें, उन्हें बता सकें। जो भी अपना मसला है वो भी बताएंगे एम्बेसी कि हमें ये मसला है, हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, और आप भी बता सकें कि मेरा ये मसला मैं इस तरह प्रोवाइड कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप
रेडी हूँ उस बात के लिए कि मैं रिक्वायर करदा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है। कि अगर नहीं है तो फिर भी बता सकते हैं, वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं तो फिर अगर जो आपके पास नहीं है उसका तो चलें कोई हल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मौजूद है तो आप उनको प्रोवाइड कर सकें। ये थोड़ी सी बातें सीखने को मिली थी, मेरा ख्याल है आप तक पहुंचाई जा सकती हैं। आपने भी वीज़ा अगर सबमिट किया है, फ़ाइल सबमिट की है, तो ये बातें आप भी जहन में रख सकते हैं। कल जो वीडियो के जवाब में कमेंट्स वगैरह आए हैं तो भाई ये कह रहे हैं कि ज़रूरी है एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होता अगर आपकी ब्लू कलर जॉब है। अगर है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन चेक लिस्ट में कहीं भी नहीं है कि आप एजुकेशन सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करें। ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मस्ट रहेगा। इसके अलावा कोई टेक्निकल जॉब है तो उसके लिए डिप्लोमा मस्ट रहेगा। वो तो लॉजिक बनता है उस बात का कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके रिलेटेड आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर क्लीनर है, जो भी इस तरह की ब्लू कलर जॉब है, उनके लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई डिप्लोमा ज़रूरी है और ना ही वो चेक लिस्ट में मांगते हैं कि आप ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट फलां लेकर आएँ। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर तो आपने शो किया फिर ही आपको जॉब मिली है, तो आप एक्सपीरियंस लेटर जो है वो साथ लगा सकते हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है या नुकसान नहीं है, वो तो बल्कि लगाना भी चाहिए। और रह गई बात एजुकेशन सर्टिफिकेट की, वो है तो आप लगा सकते हैं। सैलरी सर्टिफिकेट के मुतालिक भी यही कमेंट है, तो सैलरी सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है ना यूएई में ना इंडिया में। अगर है तो आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं कि जो कि जिन्होंने नहीं लगाए लेकिन इसके बावजूद वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। आप भी ये बात अगर है आपके पास आप लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी वर्क वीज़े के लिए ज़रूरी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट सिर्फ डी प्रीमियम वीज़ा के लिए ज़रूरी होती है, उस टाइम आपको प्रोवाइड करनी है। जो भी अफराद अप्लाई कर रहे हैं प्रीमियम के लिए, उनके लिए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी रहेगी। वो फिर बैंक बैलेंस के मुतालिक पूछेंगे, तो बैंक बैलेंस इतना हो कि आपके 1 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर कर रहे हों समेत टिकट के, यानी जो आपने टिकट ख़रीदनी है उसके एक्सपेंसेस उस अकाउंट में ज़ाहिर हो रहे हों। और जो 1 महीने के अगर आप होटल बुकिंग दे रहे हैं या वैसे जनरल एक्सपेंस जो जाकर हो सकते हैं आपके मेडिकल वगैरह पे, कार्ड वगैरह बनवाने पे, उसके उससे रिलेटेड अगर आपके पास पैसे बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं या दे सकते हैं उन्हें। क्योंकि ये कोई विज़िट वीज़ा तो है नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में लंबे चौड़े पैसे फिर भी मौजूद रहने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे जनरल अगर आप एम्बेसी या वीएफएस में जाकर अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है। मुबारक हो जी हीरा कुमार को, वीज़ा ग्रांट होने पे। वीडियो हो गई है तवील, तो इसका अख्ताम यहीं पे करते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।